हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगे। आखिर मनुष्य को वस्त्र पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह आइडिया उसके अंदर कहाँ से आया, क्या देख कर के वो वस्त्रों को बनाना सीखा। तो हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों कि मनुष्य जो है इसके अंदर सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो किसी भी चीज़ को देखता है और उसे तुरंत ग्रहण करता है, फिर उसे बनाने लगता है। तो ये जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है, यह मनुष्य ने प्रकृति से सीखा, यानी कि पशु पक्षियों से सीखा। चिड़ियों के घोंसले को बनाते हुए जब उसने देखा तो वो सोचा कि हम लोग क्यों नहीं बना के रह सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, जिसमें से कपड़े की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? मौसम से बचने के लिए। जैसे सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए, गर्मियों में गर्मी से बचने के लिए और बरसात में बरसात से बचने के लिए। इस तरह से हमें वस्त्र की आवश्यकता पड़ी। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है तब भी नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य जितना ही सीखने में प्रगतिशील है उतना ही आलसी भी माना जाता है। तो इस तरह से जब उसे वस्त्र की ज़रूरत महसूस हुई तब उसने वस्त्रों को बनाना सीखा। तो सबसे पहले उसने देखा कि चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी, तो उसने उस चीज़ को अपने दिनचर्या में लाया और घास फूस से चटाई और रस्सियों का निर्माण करने लगा। इस तरह से उसने फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और कृषि करने लगा। तो जूट, हेम्प और कपास जैसे तंतुओं को उगाने लगा और उससे वस्त्रों का निर्माण करने लगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वस्त्र विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला स्टेज होता है नग्न अवस्था, जिसे हम प्राचीन समय में हम जब देखते थे तो मनुष्य क्या था, नग्न अवस्था में था। और धीरे धीरे जब उसका विकास हुआ तो वो हंटिंग स्टेज यानी कि शिकार की अवस्था में पहुंचा। तब वो क्या करता था, जानवरों को मार करके उसके खाल को सुखा करके पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे और प्रोग्रेस हुआ, तब वो कृषि करने लगा। कृषि की ही अवस्था में वो जूट, हेम्प और कपास, लीलन की खेती करने लगा। और नेक्स्ट अवस्था थी सामाजिक अवस्था। तो धीरे धीरे जब कृषि करके वस्त्रों को बनाना सीख लिया तब आया सामाजिक अवस्था। जैसा कि हम देखते हैं कि समाज में सब लोग एक दूसरे को दिखाने के लिए वस्त्रों को पहनते हैं, और मतलब उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी वस्त्रों से पहचान किया जाता है। जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा लोग क्या कहते थे, सोने चांदी से बने हुए वस्त्र पहनते थे। उसके बाद से क्षत्रिय लोग और जो वैश्य और शूद्र था वो नाम मात्रा, मतलब कि थर्ड क्वालिटी का पहनता था। इस तरह से देखा जाए तो ऊपर से नीचे की ओर आता है ये ट्रेंडिंग जो है वस्त्र विज्ञान का। तो और नेक्स्ट है 5वां आधुनिक अवस्था। आधुनिक अवस्था जिसे हम मशीनीकरण युग कहते हैं, जो इस समय चल रहा है। मशीनीकरण के युग में हम क्या देखते हैं कि लोग हाथ से बने हुए वस्त्र बहुत कम पहनते हैं और मशीन से बने हुए वस्त्र बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो इस तरह से आज के युग में मशीनीकरण का युग हो गया है और सब लोग अच्छे और नए मतलब एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनने लगे हैं। जो हाथ का बुना हुआ वस्त्र है बस वो प्रदर्शनी और एग्जीबिशन के लिए ही रखा गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान की अवस्था को 5 स्टेजों में बांटा गया था। नग्न अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि अवस्था, सामाजिक अवस्था और आधुनिक विज्ञान की अवस्था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ। वस्त्र विज्ञान का अर्थ क्या है? वस्त्र विज्ञान जो है तंतु से धागा और धागे से वस्त्र का निर्माण ही वस्तु विज्ञान है, वस्त्र विज्ञान है। तो वस्त्र विज्ञान को ये भी 3 भागों में बांटा गया है, तंतु, तंतु से धागा और धागे से वस्त्र का निर्माण। उसके बाद होता है पहनने योग्य वस्त्र का निर्माण। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान का अर्थ जो होता है वो तंतु से धागा और धागे से वस्त्र का निर्माण करना ही वस्त्र विज्ञान है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि वस्त्र बनाने वाले प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु में हम देखते हैं कि कपास, हेम, जूट, लीलन, ये सब क्या है? प्राकृतिक तंतु है। और गैर प्राकृतिक तंतु यानी कि कृत्रिम तंतु लाइक रेयन, नायलॉन, ये सब क्या है? कृत्रिम तंतु है जो मशीनीकरण और रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं निर्माण की वस्त्र निर्माण की सभी विधियों का ज्ञान। वस्त्र निर्माण की सभी विधियों का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है, जैसे कि वस्त्र की परिसज्जा, वस्त्र का रखरखाव, वस्त्र का संग्रह, वस्त्र की धुलाई। वस्त्र की परिसज्जा यानी कि कौन से वस्त्र पर कौन सी परिसज्जा करनी है, ये सब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसे कॉटन के कपड़े, जो कॉटन का वस्त्र है उस पे किस प्रकार के एम्ब्रॉयडरी बनाई जाएगी, उसका रख रखाव कैसे किया जाएगा, ये सब हम देखते हैं। और लाइक जो रेशम का वस्त्र है उस पे किस प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की जाएगी, इन सब चीज़ों को हम वस्त्र परिसज्जा के अंतर्गत देखते हैं। वस्त्र का रख रखाव, किसी भी वस्त्र को कैसे रखना है, यानी कि उसकी धुलाई कैसे होगी, उसका रख रखाव कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम वस्त्र के रख रखाव में देखते हैं। वस्त्रों का संग्रह यानी कि उसे रखना कैसे है, वस्त्रों की धुलाई, उसकी धुलाई कैसे करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र विज्ञान का महत्व। वस्त्र विज्ञान का क्या महत्व है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। सौंदर्य और उपयोगिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। वस्त्र जो होता है वो हमारे सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होता है। आप लोग भी देखे होंगे कभी कभी कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उदासीन, जिसको पहनने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिलती, बट कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको पहनने के बाद हमें एकदम ताजगी महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक जब हम लोग देखते हैं नॉर्मल कहीं जाना होता है तो हम लोग नॉर्मल कपड़े पहन के जाए, बट शादी हुआ या फिर कोई अन्य फंक्शन हुआ उसमें जाना हो तो हम लोग बहुत ही हाई क्वालिटी के मतलब तड़क भड़क वस्त्र कैरी करते हैं, पहनते हैं। शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि हेतु, अर्थात जो शारीरिक आवश्यकता यानी कि मन को खुश रखने के लिए भी हम वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। जो हमें पसंद होता है, जिसको पहनने के बाद हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसे वस्त्रों को पहनते हैं। फिर सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा की दृष्टि से भी हम वस्त्रों को पहनते हैं, जैसे बरसात से बचने के लिए और आग से बचने के लिए भी हम लोग वस्त्रों का वो करते हैं, पहनते हैं। जैसे आग से बचने के लिए जो 5 ग्रेड के लोग होते हैं ये लोग पहनते हैं। फिर डूबे ना, इसके लिए भी हम लोग पहनते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी वस्त्र का महत्व है। व्यक्तित्व निर्माण हेतु, व्यक्तित्व के निर्माण में वस्त्र का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो व्यक्ति जैसा वस्त्र पहनता है वैसे ही उसका व्यक्तित्व भी होगा, यानी कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी उसी को देख करके आकलन कर लिया जाता है। सजावट के क्षेत्र में
वस्त्रों का सजावट के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वस्त्र विज्ञान का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व होता है। वस्त्रों का चुनाव करने हेतु उपाय। वस्त्रों का चुनाव हमें प्रयोजन को देखते हुए करना चाहिए और टिकाऊपन और कार्य क्षमता फिर ऋतुओं के अनुसार करना चाहिए और उचित एवं पक्के रंग के होने चाहिए। फैशन के अनुरूप वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। वस्त्रों की देखरेख एवं सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र का जो क्या होता है सुरक्षा और देखरेख कैसे की जानी चाहिए, ये सब देखते हुए हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। प्रयोजन की दृष्टि से अर्थात कि हमें ये देख कर के वस्त्रों को लेना चाहिए कि उस वस्त्र को पहन कर के हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी कि अगर हमें शादी में जाना हो तो हम सिंपल सा कपड़ा पहन कर के नहीं जा सकते हैं, उसके लिए उसके अनुरूप वस्त्र को खरीदना पड़ता है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं अथवा किसी शोक समाचार को सुनने के बाद वहाँ जा रहे हैं तो हम तड़कता भड़कता वस्त्र उस जगह नहीं जा सकते हैं पहन के। इसलिए प्रयोजन को देख करके और वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। टिकाऊपन यानी कि वस्त्र टिकाऊपन है कि नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर के वस्त्रों को खरीदना चाहिए। कार्य क्षमता, वस्त्र की कार्य क्षमता है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऋतु एवं मौसम के अनुसार मौसम को देख करके रखना चाहिए। लाइक गर्मी में हम उन्हीं वस्त्रों को नहीं पहन सकते और ठंडक के मौसम में हम कॉटन वस्त्र या फिर बहुत हल्के वस्त्रों को पहन के नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से मौसम के अनुरूप वस्त्रों का चुनाव हमें करना चाहिए। उचित एवं पक्के रंग का, कभी कभी हम क्या होता है कि वस्त्रों को ये देख करके ले लेते हैं कि बहुत सुंदर है बट वो पक्के रंग के नहीं होते। इस तरह से क्या होता है, हम लोग क्या अपने आप को महसूस करते हैं ठगा हुआ। तो इस तरह से वस्त्र को उसके रंग को पक्का और टिकाऊपन देख करके ही लेना चाहिए। फिर फैशन के अनुरूप जो ट्रेंडिंग है उसके अनुरूप हमें वस्त्र को लेना चाहिए। और वस्त्र की देखरेख एवं सुरक्षा, वस्त्र की देखरेख और सुरक्षा का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, वस्त्र विज्ञान का, वस्त्र निर्माण की विधियों का ज्ञान, वस्त्र विज्ञान का महत्व और वस्त्र विज्ञान वस्त्रों को चुनाव करने हेतु ध्यान में रखने योग्य बातों को पढ़ा। वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे। वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण यानी कि जो वस्त्र के लिए उत्पाद किए गए हैं रेशे वो कितने भागों में बांटे गए हैं। तो वस्त्रोत्पादक रेशे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, लंबाई के आधार पर और प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तो लंबाई के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, स्टेपल और फिलामेंट। फिलामेंट रेशे वो होते हैं जो लंबे होते हैं यानी कि लंबाई में बहुत बड़े होते हैं। फिलामेंट रेशे जो होते हैं वो छोटे तंतु होते हैं, तंतु होते हैं। सभी प्रकार के प्राकृतिक रेशे स्टेपल ही होते हैं। सभी प्राकृतिक रेशे स्टेपल होते हैं और फिलामेंट रेशे जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो फिलामेंट रेशे के अंतर्गत आते हैं। कृत्रिम रेशे हुए और रेशम के रेशे हुए, ये क्या होते हैं, फिलामेंट रेशे के अंतर्गत आते हैं। और स्टेपल रेशे के अंतर्गत सभी प्रकार के प्राकृतिक तंतु आते हैं जो छोटे रेशे होते हैं।
प्राप्ति स्रोत के आधार पे भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरा कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे भी तीन भागों में बांटा गया है, वानस्पतिक, प्राणिज, खनिज। यानी कि वानस्पतिक और प्राणिज, खनिज ये मुख्य रूप से तीन भागों से प्राप्त होता है, वनस्पति से, प्राणिज से, खनिज से। वनस्पति को भी हम लोग क्या करते हैं कि तीन भागों में बांट देते हैं, जैसे बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ती वाले रेशे। बीज वाले रेशे में हम देखते हैं कि क्या क्या आता है, कपास और कापोक। कपास और कापोक ये दोनों बीज वाले रेशे होते हैं। तने वाले रेशे लीलन, हेम्प, जूट, मनीला, अबाका, नारियल, कोयार, रेमी ये सभी क्या है, तने वाले रेशे हैं। पत्ती वाले रेशे पिन्ना हुआ, सीसल हुआ, अबाका हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तने वाले में भी मैं अबाका बताई हूँ और पत्ती वाले में भी, तो आप लोगों को बता देते हैं कि अबाका तने और पत्ती दोनों में आता है। अबाका को ही हम क्या बोलते हैं, मनीला बोलते हैं। आप लोग चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि अबाका को ही मनीला बोलते हैं, और ये पत्ती और तने वाले दोनों रेशे के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि, और रेमी को हम क्या और नाम से जानते हैं, चाइना ग्रास के भी नाम से जानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है, लंबाई के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पे। लंबाई के आधार पे भी दो भागों में बांटा गया है, फिलामेंट रेशे और स्टेपल रेशे। फिलामेंट रेशे के अंतर्गत हम देखते हैं कि कृत्रिम रेशा आता है और रेशम का रेशा आता है, और स्टेपल रेशे के अंतर्गत आता है सभी प्रकार के प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं, स्टेपल रेशे होते हैं। प्राप्ति स्रोत के आधार पे हम देखते हैं दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे को भी तीन भागों में बांटा गया है, वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज रेशे। वानस्पतिक रेशे को भी तीन भागों में बांटा गया है, बीज वाले, तने वाले, पत्ती वाले। बीज वाले रेशे दो हैं, कपास और कापोक। तने वाले रेशे लीलन, हेम्प, जूट, मनीला, अबाका, नारियल, कोयार, रेमी आते हैं। पत्ती वाले रेशे में पिन्ना, सीसल और अबाका आता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्राणिज रेशे, प्राणिज रेशे जो होते हैं वो ऊनी और रेशमी वस्त्र होते हैं, ऊनी और रेशम, ये प्राणिज रेशे होते हैं। खनिज रेशे आ जाते हैं हमारा जो सोना चांदी हुआ, सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस, ये सभी क्या है, हमारे खनिज रेशे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वस्त्रों का वर्गीकरण, यानी कि कितने प्रकार से हम वस्त्रों को बनाने वाले रेशे को उगाते हैं, यानी कि कितने प्रकार से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे को भी हम दो भागों में बांटते हैं, मानवकृत रेशे और रासायनिक रेशे। मानवकृत रेशे में आ जाता है हमारा रेयन। रेयन सबसे पहला मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशा है। जो रेयन है वो सबसे पहला मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशा है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा क्या है, तो हम बताएंगे कि सबसे पहला मानवकृत सेल्यूलोजिक रेशा रेयन है। अगर पूछा जाता है कि पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन होगा। लेकिन जब पूछा जाएगा पहला मानव निर्मित सेल्यूलोजिक रेशा कौन सा है, तो रेयन बताया जाएगा।
रेयॉन को भी 3 भागों में बांटा गया है, नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेयॉन, कुप्रामोनियम रेयॉन, विस्कोस रेयॉन। नाइट्रोसेल्यूलोजिक रेशा 1884 में एडमर्स ने इसकी खोज करी थी। कुप्रामोनियम रेयॉन की खोज 1890 में H.L. देस्पिसीज ने की थी। विस्कोस रेयॉन की खोज 1892 में क्रॉस बीवर एवं पीडल ने किया था। इस तरह से हम रेयॉन को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। रासायनिक रेशा, रासायनिक रेशे के अंतर्गत आ जाएगा हमारा नायलॉन, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन, पॉलिएस्टर, बिकारा, डर्बन इत्यादि। ये सभी क्या है, हमारे रासायनिक रेशे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को करा करके तैयार किया जाता है। इस प्रकार से हम क्या देखें, कृत्रिम रेशे को 2 भागों में बांटा गया, मानवकृत और कृत्रिम। रासायनिक मानवकृत प्रथम सेल्यूलोजिक रेशा रेयॉन को माना गया है और पहला मानव निर्मित रेशा नायलॉन को माना गया है। नायलॉन रासायनिक रेशा है और रेयॉन जो है वो सेल्यूलोजिक रेशा। टॉपिक हम लोग देखेंगे रेशेदार पदार्थों का वर्ग। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटीन और कार्बोज। प्रोटीन जो होता है अम्ल प्रवृत्ति का होता है, कार्बोज जो होता है वो सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोजिक रेशा होता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल कहते हैं, यह आधारीय प्रकृति का होता है, कार्बोक्सिल समूह का होता है। अम्लीय विशेषताओं के आधार पर यह प्रतिक्रिया करता है। प्रोटीनिक रेशा जो होता है वो अमीनो अम्ल होता है, यह इसकी प्रकृति आधारीय होती है, कार्बोक्सिल समूह का होता है, अम्लीय विशेषताओं के आधार पर यह प्रतिक्रिया करता है। और कार्बोज जो होता है ये सेल्यूलोजिक रेशा होता है। ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, यह अल्कोहलिक समूह का होता है और क्षारीय विशेषताओं के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रेशेदार पदार्थों का वर्ग है वो 2 भागों में डिवाइड है, प्रोटीन और कार्बोज, सेल्यूलोजिक और अमीनो एसिड। एक क्षार होता है और दूसरा अम्ल होता है। तो इस तरह से हमारा ये आज का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वस्त्रोपयोगी रेशों का परीक्षण। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर